यहाँ पे मैं एस जयशंकर की बात करना चाहूँगा। इंडिया $4 ट्रिलियन economy with 140 crores people. Every sixth person on the planet is an Indian. ये वो बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और वो भी ज़रूरी है जिसके कारण अफ्रीका एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बना सके। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। मुद्दा है कई सारे मुल्कों से जुड़ा हुआ, यानी कि हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, भारत की, रशिया की, अमेरिका की, यूक्रेन की। और आप कहेंगे कि इतने सारे मुल्कों की बात एक साथ कैसे हो रही है? तो बात इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन पीस डील पे अमेरिका काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और इस डील में या इस डील के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक। पहले तो हम लोग इस पे जब चर्चा कर रहे थे तो वो डेवलपिंग स्टेज में थी, और इस तरह की बातें जब हम लोग करते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या इस तरह की बातें हो रही हैं। अब वो क्लियर हो गया है कि जो रशिया और यूक्रेन पीस डील को लेकर अमेरिका इतनी तेजी से और इतनी जल्दी में काम कर रहा है, उसके पीछे की जो रीजन है, वजह है, वो ये है कि अमेरिका यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल और रिसोर्सेज है नेचुरल, उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, जो बिलियन डॉलर्स के हैं। और उसी के विरुद्ध हम अफ्रीका भी हमारे सामने एक एग्जांपल है, जिसको लेकर एस जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली बयान दिया। जब उनसे पूछा गया अफ्रीका को लेकर, तो उन्होंने बोला कि भारत की जो नीति है अफ्रीका को लेकर, जो भारत का एजेंडा है, वो डेवलपमेंट का है, ना कि उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का। तो दो पैरेलल हमारे सामने है। एक तरफ ये कि भारत ग्लोबल साउथ को लेकर आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। G20 में भी अफ्रीका को ऐड कराकर G21 बनाने वाला भारत है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो रशिया यूक्रेन पीस डील में यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की एक्सचेंज इसमें हो रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स अगर ज़ेलेंस्की की बात करें, तो ज़ेलेंस्की या फिर यूरोपियन यूनियन, इन सब की भी बात करें, तो पूरी तरह से इनके इंटरेस्ट को किनारे कर दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी से, जिनसे हम इन दो पैरेलल्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, 2 एग्ज़ाम्पल, 2 रीसेंट डेवलपमेंट हमारे सामने। एक तरफ एक्स जयशंकर जी का मैंने आपको बयान बताया, और दूसरी तरफ जो रशिया यूक्रेन पीस डील चल रही है, उसमें इसके पीछे का जो उद्देश्य है, अमेरिका जो इतनी तेज़ी दिखा रहा था, जल्दी दिखा रहा था, उसके पीछे का वो उद्देश्य भी क्लियर हो गया है। हालाँकि ये पीस डील, ये समिट जो काफ़ी तेज़ी से पकड़ रहा है, सऊदी के बाद टर्की, ये वो सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इस तेज़ी को मैं जब आपसे चर्चा पहले भी की थी, और कई सारे और मेहमानों से मैंने इस मुद्दे पे चर्चा की, तो मैं वही समझना चाह रही थी कि ट्रम्प इतनी तेज़ी, इतनी जल्दी दिखा रहे हैं, और उसके पीछे की वजह भी अब सामने आ गई है। रश जो हम कह रहे थे ना कि ट्रम्प जो वो एकदम बनिया बुद्धि है, पूरी तरह से उसी पे काम कर रहे हैं। यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल प्लस उन्होंने गोल्ड कार्ड भी लॉन्च कर दिया कि अगर आपको सिटीज़नशिप चाहिए तो रोका देना पड़ेगा। तो पैसा उनको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ भारत जो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उनकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया पीस डील के बदले अमेरिका उनके रिसोर्स को हथिया रहा है। देखिए, मैं संदर्भ में 2 फिगर देना चाहता हूँ। भारत जी। की जीडीपी है $4 ट्रिलियन हुँ, और अमेरिका की जीडीपी है $30 ट्रिलियन। हुँ, भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, हुँ, अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़। एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी in the world is trying to extract the resources of Ukraine for a perceived aid of around $350 million, जिसको ग्रांट किया गया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की जब ये वॉर चालू हुआ था, इसको एक ग्रांट बताया था। अब आप हुँ, समझिए वहाँ पे एक रेजिम चेंज आती है और अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। वो तो हुँ, आपने बता दिया वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एस जयशंकर की बात करना चाहूँगा। इंडिया $4 ट्रिलियन economy with 140 crores people. Every sixth person on the planet is an Indian. उसके बावजूद इंडिया एक अफ्रीका समिट कर रहा है
इसके अंदर जापान के साथ मिलके कर रहा है, जहाँ पे वो फ्री एंड फेयर एशिया पैसिफिक में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। उसमें उन्होंने एक ही चीज बोली है कि अफ्रीका को अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ानी चाहिए। जैसे हुँ, आपको हुँ। मालूम है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें अराउंड 54 से 55 कंट्रीज है, और उन 55 कंट्रीज 55 कंट्रीज द फुल कॉन्टिनेंट इज फिल्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मिनरल, और एक तरह से जो भी मिनरल्स चाहिए आपको, भले यूरेनियम हो, कोबाल्ट हो, जो भी चाहिए, इट्स देयर इन अफ्रीका। और वहां पे चाइना बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उधर उन्होंने बात की है कैपेसिटी एक्सपेंशन की। तो मतलब क्या है, आप अगर रिसोर्सेस आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। सेकेंड, उन्होंने बोला है स्किल डेवलपमेंट। अब वो एक ही चीज बोलते हैं कि सिर्फ कैपेसिटी एक्सपेंशन से काम नहीं चलेगा, जो आप मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट करते हो को रिफाइन कैसे करना, उसके लिए आपको स्किल चाहिए, आपको आप एक नो हाउ चाहिए कि कैसे यूटिलाइज करके उसके अंदर, बोलते हैं ना कि तराश, जो जो पत्थर है उसको तराश के कैसे हीरा बनाना, वैसा एक स्किल जैसा होता है। अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ये वो बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, तो वो भी जरूरी है, इसके कारण अफ्रीका एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बना सके। इसमें उन्होंने डायरेक्ट डिग कर दिया चाइना के ऊपर। चाइना को आपको मालूम है अब कि उसने कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसके अंदर उसने ना तो लोन दिया हो, डेब्ट दिया हो, ग्रांट दिया हो, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। अफ्रीका की सारी कंट्रीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हम जब सोच भी नहीं रहे थे, चाइना 10 से 15 साल या 20 साल पहले से ही चालू हो गया था। इसके कारण अफ्रीका के रेयर अर्थ मिनरल्स पे हुँ, चाइना का बहुत बड़ा अ, एक कब्जा हो चुका है। जी। चाइना हैज इन्वेस्टेड, मतलब आप समझ लीजिए 42 बिलियन एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया है उसने, हुँ, ठीक है। और उसने 170 बिलियन डॉलर्स का डेब्ट दिया है अफ्रीका को। और ऐसी है, ऐसा है कि अगर कोई कंट्रीज वो डेब्ट देता नहीं दे पाता है तो उस चाइना वो सारे उस कंट्री के, या इधर उसके पोर्ट, उसके या तो उसके माइन, वो सब हत्या देता है। ऐसा ही हुआ केन्या में, ऐसा ही हुआ इथियोपिया में, ऐसा ही हुआ नाइजीरिया में। ये 3 बड़ी श्रीलंका। कंट्रीज है, बाकी सब कंट्रीज में भी हुआ है। और भारत ने वहां पे जाके बोला है कि हमने यहाँ पे अफ्रीका में 12 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट एड दिया है, जिसमें हमने 200 प्रोजेक्ट्स, हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, पावर प्लांट सब बना के दिए हैं। कंपैरेटिवली छोटा है, बट हमने जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, जैसे ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स, इसमें कोई आपके ऊपर कंडीशंस नहीं डाले हैं। तो ये अहमियत दिखाई है। अब आप देखिए वर्ल्ड के जो ये सब जो कंट्रीज के नाम बोल रहा हूँ, भले ही वो यूएसए हो, रशिया हो, या चाइना हो, या फ्रांस हो, या ग्रेट ब्रिटेन हो, ये 5 सुपर पावर्स है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं। ये हुँ, लोग अपनी तरीके से वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। हुँ, मैं मानता हूँ जो यूक्रेन वॉर हो रहा है उसके अंदर, उसके अंदर जो रशिया के साथ हुआ गलत हुआ। बट आज देखिए यूक्रेन को कैसे, यूक्रेन की जनता को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हुँ, 40% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ यूक्रेन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ब्लैक रॉक। आपको मालूम है, मतलब आप फूड सप्लाई जो है वो पूरा अमेरिकन कंपनीज के पास आ गई है। सेकेंड, यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए 500 बिलियन डॉलर चाहिए, और हुँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अमेरिकन कंपनी को। अच्छा, यूक्रेन के पास पैसे तो है नहीं, आएंगे कहाँ से? यूक्रेन के पास है रेयर अर्थ। फ्यूचर में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और जैसे ही उसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको मोनेटाइज किया जाएगा, और उसके अंदर जो प्रोसीड्स आएंगे वो उस फंड में डाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन का जो भी डेवलपमेंट अभी, जैसे सिटीज जो भी मतलब बर्बाद हुई है, उसका जो भी डेवलपमेंट होगा वो अमेरिकन कंपनीज को ही जाएगा, और उसके लिए यूक्रेन से कॉस्ट लिया जाएगा, जिसमें दे हैव प्लेस्ड देयर नेचुरल रिसोर्सेज टू अमेरिका। रशिया ने जी। तो अपना 20% वो ले ही लिया है, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसॉन, क्रीमिया, वो सब तो ले ही लिया, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, यूनिलैटरली उन्होंने ले लिया है। और वहां पे वो अपना, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अमेरिकन कंपनीज को यू कैन कम एंड एक्सट्रैक्ट। और फ्राइडे को जेलेंस्की जा भी रहे हैं, और जो इस्तांबुल प्रोसेस आपने मेंशन किया था उसके हिसाब से अग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो हुँ, यहाँ पे एक आज ये देख लीजिए कि कैसे यूएस इज एक्सट्रैक्टिंग बेनिफिट्स
from the war of Ukraine, on how India is providing assist, अ, assistance. India is providing assistance without any conditions. This is the एब्सोल्यूटली difference. तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि भारत ने इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम 110 कंट्रीज को वैक्सीन दिया था, जबकि हुँ, ये अमेरिका अपनी फाइजर और मॉडर्ना के थ्रू लोगों को धमका रहा था कि आप हमारी वैक्सीन लीजिए। भारत ने रेजिस्ट किया। हुँ। तो stark डिफरेंसेस है और जयशंकर जी ने ये बात बता दी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत का जो ये दरिया दीदी है, ये सब लोगों को दिखता क्यों नहीं है? आज हमारे नेता, हमारे कोई भी यूट्यूबर्स ये सब बात बताते भी नहीं है। हमें प्राउड होना चाहिए इन स्पाइट बात ऑफ ये इंडिया। है ना कि उमेश जी हमारे लोग कहीं न कहीं जो इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इतनी हावी हो जाती है कि हम अपने प्रधानमंत्री या हमारे जो देश की नीतियाँ हैं, जो पूरी दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो G20 का स्लोगन भी रहा, वी ट्रूली बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट। तो वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होता है। हमारी जो कल्चर है, जो हमारी डेली प्रैक्टिसेज़ हैं, वो तो है ही, बट हमारी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होता है। उसको लेकर कहीं न कहीं लोग इसलिए चुप हो जाते हैं जिनको बात करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजिकल बायसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से खुलकर जो हमें बात करनी चाहिए सारे बायसेस से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश हमारा है, पॉलिसी हमारी है, देश क अगर हमारा आगे बढ़ता है, तो हम सब के लिए है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए कि हमारी पॉलिसीज़ या जो हमारी नीतियाँ रही हैं, वो किस तरह से जो ग्लोबल साउथ है, उसके रिसोर्सेज़ को आगे लाकर उन्हीं को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की है ताकि वो अपने रिसोर्सेज़ से एक सेल्फ रिलायंस पे आ जाएँ, सस्टेनेबल वहाँ पर डेवलपमेंट हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो किस तरह से वॉर के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज, ये भी आपके सामने एग्जाम्पल। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये भी कहा है कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करने वाला है, क्लियर कर देखिए, दिया। देखिए एक और एक चीज मैं ये मानता हूँ कि जैसे उन्होंने गाजा के 20 लाख लोगों को बोला है कि आप उधर से निकल जाओ, ये तो एक्सेलेंट बीच वाटर प्रॉपर्टी है। तो एक हुँ, तरह से ही इज एक्टिंग लाइक अ सीईओ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनको चाहिए वो जाते हैं, नहीं तो उधर थ्रेटन करते हैं। और जिस हिसाब से, जिस ब्रांड एब्रेसिवनेस से वो काम कर रहे हैं कि वो हुँ, टैरिफ का जो धमकी दे रहे हैं, उसके हुँ, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक कोअर्शन, जिसके कारण सब लोग उनकी बात मान लिया। देखिए यूएस के पास वो पावर भी है, वो कर रहे हुँ, हैं। बट यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया का अप्रोच कैसा है। इंडिया सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कंडीशंस। चाइना भी एब्सोल्यूट अगर आपको चाइना भी अगर आपको लोन देता है तो वो लोन में के अंदर वो अपने ही लोगों को बेचता है, अपने ही रॉ मटेरियल्स बेचता है, वो भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे एट बिल्कुल, हायर इंटरेस्ट रेट। और हुँ, इसके अंदर आपकी टेरिटरीज वापस ले लेता है। हुँ, तो ये आप देखिए कि जो यूएसए और चाइना जो काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से इंडिया का अप्रोच, हुँ, दिस इज द वो बोलते हैं, आपने जिस हिसाब से बोला है वसुदेव कुटुंब की नीति को फॉलो कर रहे हैं। और भारत एक तरह से इट्स अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे यूएस को सीखना चाहिए हमारे से। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो खुद गवर्नमेंट की नीतियों को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए 1974 में जब इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था पोखरण पे, तब उस समय उनकी सपोर्ट करने वाले थे, बीजेपी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने उनको माँ दुर्गा का स्टेटस दे दिया था। तो एक तरह से आप ये देखिए कि क्या डिफरेंस है जो पॉलिटी में है अभी। हुँ, जो हमारी ऑपोजिशन है, वो तो कभी-कभी लगता है कि वो तो या तो चाइनीज़ माउथपीस है या अमेरिकन एजेंट्स है। और हमें मालूम भी पड़ गया कि यूएस एड में क्या हुआ हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ आप देखिए कि भारत की डिप्लोमेसी कहाँ से डिफरेंट है फ्रॉम द बस इकोनॉमिक कोअर्शन। ये बात ज़रूरी है। सेकंड आप ये भी देखिए ना कि आज अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ हो गए। रशिया बोल रहा है अमेरिका को आप मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो मेरा ये मानना है अंबर जी कि रशिया एंड अमेरिका आर डिफाइनिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कैसे? दोनों नेशन आर द क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स नेशंस। आप भले ही अमेरिका को फॉरवर्ड बोलिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस हुँ, हिसाब से
इस बार वहां पे रिवाइवल हुआ है क्रिश्चियनिटी का, जो लोग वोट वोट दिए हैं, तो दोनों हम्म। है। रशिया तो उनसे भी आ गया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने में। दोनों नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया के पास 6,500 है तो उसके पास 5,900 है। बाकी सब कंट्रीज मिला के 10% है, इन दोनों के पास 90% है। दोनों अपनी डिफेंस स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, वो दोनों के पास रिसोर्सेज भी है। दोनों ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। दोनों के पास ग्रेन्स, जितने ज्यादा ग्रेन्स उन दोनों के पास है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो एक तरह से इनके पास सब रिसोर्सेस है। जबकि अमेरिका की इकोनॉमी है 29 ट्रिलियन, रशिया की इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन। वो बात उसमें नहीं होता है। रशिया के पास जो ऊपर आर्टिक में है रिसोर्सेस, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 45 ट्रिलियन। अभी और एक 13 ट्रिलियन उन्होंने यूक्रेन के रिसोर्सेस पे कब्जा कर लिया है। मतलब आप सोचिए कि वर्ल्ड के अंदर आज कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेस के लिए क्या नहीं कर पा रहा है। इसमें वो प्लंडर ही कर रहा है, वॉर्स, अननेसेसरी वॉर्स चालू करवा रहा है, नेशंस को तबाह कर रहा है। और आपको मालूम है कि फ्रांस जैसा कंट्री अमेरिका अफ्रीका में 14 कंट्रीज थे, वो वहां पे उन रिसोर्सेस बहुत कम दामों पे लेता है। हम्म। मतलब आप यूरेनियम आप समझ लीजिए बहुत, मतलब $1 में ऐसा कुछ लेता होगा किलो का। तो एक तरह से इन सब की एक्सप्लॉइटेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज के कारण हो रहा है। जबकि हम्म। भारत म्यूचुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ बोथ पार्टीज उसमें बिलीव कर रहा है। डिफरेंस वहां पे है अकबर जी। और ये चीज भारत के लोगों को समझना पड़ेगा कि वी कैन से कि वी डू नॉट प्रैक्टिस एक्सप्लॉइटेशन, वी डू नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, वी बिलीव इन इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद सस्टेनेबल लिविंग। तो एक डिग्निटी होती है, इन लोगों को समझाना जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। वो तो देखिए, आप जितना इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत होगी, लोग बोलेंगे, लिखेंगे, तभी लोगों तक ये बात पहुँचेगी तक कि इंडिया क्या है, किस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाता है, क्या प्रैक्टिस करता है। तो ये बात तो एक अलग रही, लेकिन जो हो रहा है दुनिया भर में, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला है। प्रेज़िडेंट ट्रंप आने वाले थे, उससे पहले अंदाज़े लगाए जा रहे थे क्या होगा, क्या होगा? लेकिन इतना बड़ा हम हमें जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने के लिए मिला है। रशिया, अमेरिका जो कट्टर दुश्मन थे, आज वो जिगरी दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यूक्रेन मैं के साथ हो गया, मैं आपको हमें दिख रहा है। जी। मैं आपको एक चीज बता रहा था कि मैंने हमेशा बोला है कि यूक्रेन वॉर इज अ फिक्स मैच बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। हुँ। आपको याद होगा, मैंने उस समय भी बोला था ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर रशिया एक यूरेनियम एक्सपोर्ट कर रहा था टू अमेरिका। जी। तो आप सोचिए अगर इन दोनों कंट्री टेक्निकली एट वॉर रहेंगे तो व्हाई विल रशिया एक्सपोर्ट यूरेनियम टू अमेरिका? कहीं ना हुँ। कहीं उनके बैक चैनल टॉक्स तो चल ही रहे होंगे। और हुँ। फायदा किसको हुआ इसमें? रशिया की इकोनॉमी को हुआ। रशिया, जो तेल $25 हो चुका था कोविड के बाद, हुँ, सडनली हुँ। $90 चले गया। जी, किसको फायदा हुआ? जो बिल्कुल। फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। हुँ, देखिए हुँ, हुँ। अमर जी, सब लोग बोलते हैं कि इंडिया चाइना सब सुपर पावर है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, देयर आर ओनली टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, वन इज रशिया, वन इज अमेरिका। क्योंकि हुँ, दोनों के पास रिसोर्सेस है, दोनों के हुँ, पास पावर है, दोनों के पास फॉरवर्ड थिंकिंग है, लीडरशिप भी वैसी है। और हुँ, आप भले ही कितना भी बोल दो, इंडिया और चाइना की जीडीपी ग्रोथ कर दोगे, पर आपको, आप अपना तेल बाहर से इंपोर्ट करते हो, फूड हुँ, ग्रेन्स चाइना इंपोर्ट करता है, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करता है। एनी हुँ, फर्दर राइज इज इनफ टू क्रम्बल चाइनीज इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जिसके पास रिसोर्स रिच नेशंस रहेंगे, जस्ट नॉट ऑयल बट ऑल द रेयर अर्थ मिनरल्स, इवन अल्यूमिनियम, कोल, कॉपर, ये बॉक्साइट, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये सब डिपॉजिट्स रहेंगे, वही कंट्रीज आगे चल के वो पावरफुल होने वाले हैं। तभी आप देख रहे हैं कि हर जगह भारत के अंदर भी ऑयल एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया। हमने कवर भी किया है कि जी। समस्तीपुर में ऑयल मिला है, बदायूं में मिला है, फिर बाद में बंगाल की खाड़ी के पास मिला है, गोदावरी में मिला है, अंडमान में मिला है। ये सब पहले भी थे, सबको मालूम था, बट अब कंफर्मेशन कर रहे हैं, लिथियम के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि सब लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज चालू कर दिए हैं। और जिस कंट्रीज के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी। आगे जाके अगर डॉलर का प्रोमिनेंस बनाए रखना है, तो यू हुँ, नीड टू हैव
you need to have you need to be backed by ये rare earth minerals. Without this, nothing is possible. आपने देखा भी होगा कि सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बाई करते जा रहे हैं, वो हम कभी और बात करेंगे। जी। और इसका मतलब यही है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। और अगला जो आप देखेंगे, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद युद्ध होगा, जो युद्ध होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, इट विल बी इन अफ्रीका। उसमें आप देख लेना, अमेरिका रहेगा, रशिया रहेगा, वो साथ में मिलके फ्रांस और चाइना की वाट लगाने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ये मेरा। मेरे को दिख भी रहा है धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो पहले हम देख रहे थे इलेक्शंस अमेरिका में होने से पहले नज़र आ रहा था कि किस तरह से चाइना को एनसर्कल करना शुरू कर दिया था, चीज़ें ताइवान भी है और अब वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं धीरे-धीरे, फिर वो कैसे वहाँ पहुँचेगा ये भी समझ में आता है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।